तो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं, आप केवल रैंक के ऊपर ही लीड करेंगे और दूसरी चौथी पांचवी रैंक के ऊपर आप लीड कर जाएंगे। ये भी पढ़ाई का ये पार्ट बन जाता है कंप्लीटली। वीडियो देखना बड़ा आसान होगा बट इसको अप्लाई करना सबसे मुश्किल होगा। लेकिन जिंदगी में जब आप अपने सबसे बेस्ट वर्जन से मिलना चाहते हैं तो उस बेस्ट वर्जन से मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जिनको आप फॉलो जरूर करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज दो कॉमन बिंदु को लेकर आज अपना चर्चा है, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों जो बड़ी प्रॉब्लम्स जिनको आप फेस करते हैं उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। पहला एक मेजर सवाल मेरा बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास पूछा है कि सर हम गलती बहुत ज्यादा करते हैं, तो गलती से बचने का कोई तरीका है क्या? गलती हम क्यों करते हैं और कोई ऐसा रीजन बता दो कि सर हम गलती करना ही बंद कर दें। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां नॉर्मल हैं, गलतियां होती हैं। आपको लगता है कि जैसे हम लोग सक्सेसफुल आज बने हैं, आज आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आज आपको गाइड करते हैं, एज ए मेंटर हम काम करते हैं, तो क्या हमसे गलतियां नहीं हुई? गलतियां होंगी तभी तो सीखोगे आप। आपका गिरना गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी खड़े होते हैं और कितने उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, मुझे कभी कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना मेरा कोई मेंटर बना, क्योंकि जिन परिस्थितियों से निकले वहां लगा भी नहीं और बड़े संकुची स्वभाव का था, तो कभी किसी से बात भी नहीं की कि कोई मुझे गाइड कर दे। आप लोगों के पास आज बहुत ज़्यादा गाइडेंस है और ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। आज आपके पास सूचना इन्फॉर्मेशन की अधिकता है, आज आपके पास नेट है, आज आपके पास दुनिया भर के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल हैं और आपके आसपास बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं। जब हमने प्रिपरेशन की उस समय हमारे पास बहुत कम लोग होते थे और जो लोग होते थे वो बहुत पुराने लोग होते थे जो सही से गाइड भी नहीं कर पाते थे। उनके समय पैटर्न अलग था, हमारे टाइम पैटर्न अलग था और आपके टाइम में बहुत चीज़ें ईजी रूप से सुलभ है। मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताऊंगा जिनको आपको स्पेशली फॉलो करना है, ये उन सभी बच्चों के लिए जो ईमानदारी से वर्ष 2025 को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ईयर साबित करना चाहते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर दृष्टिकोण से जो 2025 को बेटर बनाना चाहते हैं वो सुनिएगा। गलतियां होना गलत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप गलतियों का विश्लेषण करते हैं कि नहीं करते हैं। आप बार बार गलतियां करते हैं। एक बच्चा, मैं कई बार मिलता हूं कि एक बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। एक बच्चा फर्स्ट बार तैयारी करता है और वो मात्र 7 महीने की तैयारी में सेलेक्ट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो मात्र 3-3 महीने की तैयारी में भी ग्रेड फर्स्ट में टीचर बने हैं, जो ग्रेड थर्ड बने हैं, और एक बच्चा 3 साल से भी नहीं बन पा रहा। दोनों में फर्क क्या है? मेजर फर्क क्या है? जो गलतियां नया बच्चा भी करता है, पुराना भी करता है, पुराने बच्चे का उत्साह बहुत डाउन होता है और उसके अंदर इतना भय और चिंता व्याप्त हो जाती है, हर चीज में वो ये सोचता है कि यार इस बार ऐसा हो गया तो, और इस वजह से और वो बड़ी मेजर गलतियां करता है और वो इतना ज्यादा फंस जाता है। कोई भी व्यक्ति उसको कहेगा यार ये किताब बंद कर दे, तो ये किताब पढ़ ले, यार ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, ये टेस्ट अच्छी कर, उसमें बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आप विश्लेषण नहीं करते हैं। कोई भी सिलेक्शन में यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपका आत्मविश्लेषण, वो है आपका आत्म मूल्यांकन, जिसपे मैंने पीजीबी प्रोग्राम में बहुत बल दिया। अफसोस की बात मैं कहूंगा कि पीजीबी प्रोग्राम से जुड़े बच्चों ने भी इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमें लाइफ में एक कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं और हम अगल बगल की बाहरी चीजों से इतने प्रभावित होते हैं, हमें लगता है कि यार वो ये कर रहा है तो मैं भी वही कर लेता हूँ ना यार। आप कभी अपने आप से पूरे दिन में शाम को सोते समय आपने विश्लेषण किया कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठा था और आज मैंने जो टॉपिक पढ़े, क्या वो टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए थे क्या? क्या वो टॉपिक सच में मैंने जिस प्रकार से पढ़े हैं क्या वास्तव में वो सही है क्या? क्या वो जो टॉपिक का कंटेंट पढ़ा है वो पिछले 3 साल में आए हुए प्रश्नों को फुलफिल कर रहा है क्या? क्या मैं अपने आज के इस दिनचर्या से सेटिस्फाइड हूं कि नहीं हूं? ये आप उस डायरी में लिखते, उस कागज में लिखते और लिखने के बाद आप ये विश्लेषण करते कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरे टॉपिक में कमी है, मैं पीवाई क्यू देख नहीं पाया, मेरे पास जो कंटेंट था वो बहुत बेहतरीन नहीं था, मैं इससे और बेटर कर सकता था। अगले दिन फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद उसको और बेहतरीन बनाते हैं। यदि आप ये उत्तरोत्तर ये प्रक्रिया करते जाते हैं तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 आपका सबसे बेहतरीन वर्जन बनेगा, बेहतरीन ईयर बनेगा। लेकिन ये जो मैंने बात बोली है ये बात आप सबको पता है, लेकिन आप सब नहीं करते हैं। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर हम परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं, सर मैं आते हुए प्रश्न गलत कर देती हूँ, सर मुझे पहले बहुत कॉन्फिडेंट होता है लेकिन एग्जाम के नाम पे फिर जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं हम घबरा जाते हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि तुम बाहर की चीजें ले रहे हो, आप अपने साथ वर्क नहीं कर रहे हो, आपका सेल्फ एनालिसिस सबसे कमजोर है, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत कमजोर है। वो कमजोर होने का रीजन है कि आप उसमें जो पॉजिटिव आपको सुधार करने थे वो आप नहीं करते हैं। तो मैं हर उस बच्चे को कहना चाहूंगा जो बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, देखिए गवर्नमेंट जॉब सबका सपना होता है और हर कोई बनना चाहता है। आज 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब के अपने हैं, मतलब आप लगने के बाद एक अलग फील करते हैं कि यार बहुत बढ़िया है। कोई जरूरी नहीं कि आप में से हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन यदि आप कर रहे हो ना तो कम से कम इतना तो करो कि यार वो गलतियां जो एक आम बच्चा करता है वो मुझे नहीं करनी। और इसके लिए सबसे बेस्ट 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, विश्लेषण एनालिसिस करें, आत्म मूल्यांकन करें।
चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे आपका कंटेंट हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बाहर की चीज़ों को, यानी भय है, चिंता है, एंजाइटी है, ये बाहर से आती हैं, आपके अंदर है नहीं है। बाहरी लोगों ने पैदा की हैं, आपका रूममेट पैदा कर सकता है, कोई कोचिंग वाला पैदा कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर, एक कोचिंग वाले ने कहा कि हमारे ही सिलेक्शन होते हैं, बाकी के होते ही नहीं है। तो मैं डर गया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैंने उनका सेमिनार ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो कोचिंग नहीं करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। यदि ऐसा होता तो आप सोच के देखिए, कोचिंगों की सिलेक्शन होते, कोचिंग वाले सिलेक्शन तक के लिए बच्चों की फोटोएं तक खरीद लेते हैं, उनसे उनका स्टैंडर्ड का पता चल जाता है। एक कोचिंग में 4 लोगों की फोटो लगी होती हैं, वो दूसरी कोचिंग में भी लगी होती हैं। ईमानदारी की बात यह है कि सिलेक्शन उस बच्चे का हो रहा है जो अपने साथ बहुत ईमानदारी से वर्क कर रहा है। तो विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन, ये अपने जीवन का बेस बनाइए। नंबर 2 पे, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। आप ये भटकना छोड़ दीजिए कि सर मैं ग्रेड सेकंड कर रहा था, फिर ग्रेड थर्ड की ओर आ गया, फिर यूआरओ का लगने लग गया। एक बार जो समानांतर परीक्षा है उसको उससे जोड़िए, उसके पाठ्यक्रम का मिलान कीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि मेरे लिए अंदर से इंट्यूशन नहीं आ रहा है। मैं आपको राय देता हूं कि आप ये कर लो, दूसरे सर कहेंगे कि आप ये कर लो, आपके घर वाले कहते हैं आप ये कर लो। यार, ये सब चीजों से दूर हट जाइए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं ना, वो आपका खुद का निर्णय है। आपका सेल्फ डिसीजन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इस डिसीजन पे जब आप आ गए ना, जो अंदर से इंट्यूशन आया कि सर मेरे लिए इस समय बेहतरीन है, उसको सही साबित करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दो। ठीक है ना, अपने आप को संपूर्ण रूप से उसमें झोंक दो, इस निर्णय को सही साबित करने में। जो डिसीजन आपने ले लिया है, वो निर्णय तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और वो मेरा डिसीजन, पेरेंट्स का डिसीजन या किसी और का डिसीजन नहीं होगा, वो आपका डिसीजन होगा, आपको करना है। लेकिन उसको फिर सही साबित करने के लिए आपको संपूर्ण रूप से झोंकना है। और झोंकने के लिए नहीं होता है कि आप 18 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप 11 घंटे आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसके बाद आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, बहुत तनाव में है और आपको लग रहा है कि मुझे करना है, मुझे बेस्ट वर्जन बनना है। ऐसे बेस्ट वर्जन नहीं बना जाता। बहुत हैप्पी मूड में मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में से यदि आप 10 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में गलतियां होंगी नहीं। मुझे 18 घंटे वाले बच्चे नहीं चाहिए। 18 घंटे आप क्या पढ़ेंगे? 16 घंटे क्या पढ़ेंगे आप एक प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है मस्ती और आनंद का विषय। आप इसमें ये एनालिसिस कीजिए कि यार ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आते हैं, इन चीजों को मुझे बहुत अच्छे से देखना है, इनको नहीं देखना है। यदि अभी तक आप में से, मैं जैसे एनसीईआरटी रीड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री वाली, मैं उसमें पूरी एनसीईआरटी प्लस रीड के पीवाई क्यों करवा रहा हूं। आप में से अधिकतर बच्चों के प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, जबकि वो आए हुए प्रश्न है, जहां से रीड का पेपर बनता है, वो प्रश्न करवा रहा हूं। आपके हो ही नहीं रहे, क्योंकि तुम लोगों ने कंफर्ट जोन क्या पाला है। तुमने यूट्यूब पे अनावश्यक समय बिताया, टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीजें, फ्री वाली सीरीजें, पता नहीं क्या क्या ज्वाइन कर रखा है, उसमें ऐसे प्रश्न हल कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाले। मैं कहता हूं सब चीजों से हट जाओ, एक चीज करो, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से करो। यदि आपको यह समझ पैदा नहीं हो रही है कि यार मेरे इस टॉपिक में पर्सनैलिटी में से ऐसा प्रश्न आ रहा है, जलवायु अपवा तंत्र से ऐसा प्रश्न आ रहा है, रिवाज रीति रिवाज से ऐसा प्रश्न आ रहा है, यदि आपको ये समझ ही नहीं है, तो आप तुम 18 घंटे पढ़ लो, चाहे 18 साल से तैयारी कर लो, परिणाम नहीं आने वाले। कम से कम आप ये चीज साबित कीजिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, आईएमपी है क्या, और मुझे इसको कैसे पढ़ना है। यदि ये चीज आपका नहीं आ रहा है तो आप गलतियां कर रहे हैं। फिर चौथी चीज जो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिवीजन करने के तरीके कौन बताएगा? धीर सिंह सर अपने बता देंगे, दूसरे सर कहेंगे नहीं रिवीजन ऐसे करना चाहिए, तीसरे कहेंगे नहीं ऐसे करना चाहिए। रिवीजन कैसे करना चाहिए? आपको सर्टिफिकेशन किससे मिल रहा है? आपको सिलेक्टेड चीजों के साथ आगे बढ़ना था, दूसरी चीज आपको अपनानी नहीं थी। आपको ये पता होना चाहिए था कि जो मैंने चुना है वो सबसे बेस्ट है। जैसे मुझे पता था कि मैंने जब हिस्ट्री से कॉलेज लेक्चर बना, स्कूल लेक्चर बना, मुझे पता था कि प्राचीन भारत में कैसे श्रीवास्तव इंपॉर्टेंट है। मुझे उसके अलावा देखना ही नहीं कि 50 टीचर यूट्यूबर कहेंगे ये पढ़ना है। मैंने तो नहीं चुना उनकी सूट, मैंने सुना कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। मुझे लगा कि पीवाईक्यू में हरियंत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हरियंत के अलावा देखा ही नहीं। किसी ने कहा कि युद्ध पढ़ लो, किसी ने कहा ये पढ़ लो, मैंने नहीं देखा। मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेटर है, यहां से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, तो मैंने उस कंटेंट को चेंज नहीं किया। जैसे अभी एक बच्ची पूछ रही थी कि सर मैंने पहले ग्रेड फर्स्ट की अपने नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, अब मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की किसी कोचिंग की, उन्होंने अपना कंटेंट दे दिया, अब मैं कंफ्यूज होगी मैं वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं। तुम सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति हो कि तुम्हें लगा कि मैंने 1000 रुपए 2000 रुपए दिए और मुझे किसी कोचिंग ने कंटेंट दे दिया, आप अपने कंटेंट को आपने रख दिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तुम किसी लायक ही नहीं बचे। अरे यदि वो कंटेंट में कोई अच्छी चीज है तो बस उसको इंपॉर्टेंट को देख लो, बाकी आप अपने कंटेंट को बेस बनाइए, अपने ही कंटेंट को रिवाइज कीजिए जो आपने पहले पढ़ा है। तुम इतने कंफ्यूज हो, वो कहेगा कि यार उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, फिर उसके चले जाएंगे। तीसरी टेस्ट सीरीज, मतलब एक रूममेट ने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके तुमको तेरे वाला पेपर दिखा, क्यों देखना है यार मुझे उसका पेपर? मुझे सिर्फ पीवाई क्यों देखना है? मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जबकि मैं खुद पीजीबी प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। मुझे जहां विश्वास था कि यार मेरे पीवाई क्यू बेस इंपॉर्टेंट है, मैं इनमें से चीजें निकाल लूंगा, मैंने कभी रास्ता नहीं बदला। मुझे विश्वास था मेरे कंटेंट पे, मेरे ऊपर। मेरी लाइफ में कोई गलती नहीं हुई, ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो गया। जहां मुझे लगा कि यार मेरे लिए मेरी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे निकालना है, मैंने उसको बहुत खूबसूरती से निकाल लिया। उसका रीजन था कि मुझे जो चीज मेरे पास थी उन पे मैंने पूरा विश्वास रखा, बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं हुआ। आज तुम ये पढ़ रहे हो, कल वो पढ़ रहे हो, कल तीसरी वो चीज लेके आओगे। ये सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि एक बार एक अच्छी चीज को चुनो, फिर उसी का आप रिवाइज करो। और रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसका डिवीजन करो, उसका विभाजन करो रिवीजन में,
कि जब सेकंड थर्ड रिवीजन में जब पहुंचो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये कचरा है, इसको छोड़ देना है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये चीजें आपको रिवीजन ही बताएगा। आप फर्स्ट बार में आपने जितना कंटेंट पढ़ा और सेकंड और थर्ड में उतना ही रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन नहीं है वो, ठीक है, वो रिवीजन नहीं है, वो रिवीजन गलत है आपका, वो आपकी प्रैक्टिस ही गलत है। यदि आप फर्स्ट बार जितना आपने कंटेंट पढ़ा है वो रिवीजन और प्रैक्टिस में कर रहे हो तो गलत राह पे चल रहे हो। अब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जबकि ये चीजें आपको खुद सीखनी चाहिए कि मुझे रिवीजन में सेकंड थर्ड रिवीजन में आते आते अपने कंटेंट को 50 से 60% तक एकदम क्वालिटी वाला कर लेना है। बट ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, गलतियां इसलिए कर रहे हो आप। और उस रिवीजन में आप में से कई बच्चे गलतियां करते हैं कि कोई नया कंटेंट आया उसको ऐड कर लिया, अब वो बढ़ गया और बढ़ गई वो चीज, फिर क्या है, आपके पास टाइम तो बचा ही नहीं है, तो फिर आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर आप डिप्रेशन में आते हैं कि सर अब तो सिलेबस कवर नहीं हो रहा, आप तनाव हो रहा है, सर लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरा पूरा दिन यूं निकल जाता है। ये सब चीजें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को व्यवस्थित बनाना। यदि आप अपने आप को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड नहीं बना पा रहे हो तो आपकी लाइफ में गलतियां ही गलतियां होंगी। और व्यवस्थित करने के लिए दूसरी जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो हम गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, गलतियों को दूर करने के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, गलतियों को दूर करने के लिए आपने विश्लेषण नहीं किया, गलतियों को दूर करने के लिए आपने एक्शन नहीं लिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, भाई गलतियों को दूर करोगे और उसके बाद आप चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस लाओगे, तभी तो आपकी तैयारी में उत्साह आएगा। यदि आप डिप्रेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, वो याद ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब गलतियां हो गई, उन गलतियों को लिखा, उनको नोट किया और अगले दिन से उन पर वर्क करना शुरू कर दिया कि यार अब इन चीजों के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए और उसके आउटकम्स देखने, ठीक है। उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे रिवीजन को, तुम्हारी प्रैक्टिस को 4 गुना बढ़ा देगा और तुम एग्जाम तक जाते फील करने लगोगे कि सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। तो ये चीजें वो हैं जो सच में आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप 3-3, 4-4 चीजों में उलझे हुए हैं, यूट्यूब भी, सोशल मीडिया भी, कोचिंग क्लासेस भी, टेस्ट सीरीज भी, उसका कंटेंट भी। वो कहेगा यार मेरे वाला कंटेंट बहुत गजब का है, यार होगा ना उसका कंटेंट गजब का, सबकी अपने अपने पढ़ने के अलग सोर्स है। कभी कोई एक कंटेंट पढ़ के थोड़ी हुआ है, सबके अपने अलग पढ़ने के तरीके हैं। अपनी साइकोलॉजी किताब रास्ता में सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी हो सकता है कि 20% बच्चे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है उन्हीं से भी सिलेक्ट होते होंगे, क्या फर्क पड़ता है, सबके अपने तरीके हैं। आप ये चीज मत हावी कीजिए कि यार उसने कहा है, वो कौन है बंदा, क्या वो सच में सही बोल रहा है, कुछ नहीं है, सबके अपने पूर्वाग्रह हैं। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं। दूसरा जो बड़ा सवाल मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट वाला, कि सर व्यवस्थित करना है सबसे पहले चीज, और व्यवस्थित करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट सर हम नहीं कर पाते हैं। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से हर उस बच्चे को 2-4 बातें बताऊंगा, इसको सुनिएगा। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी तुम्हारा यदि प्रोडक्टिव नहीं जाएगा, तुम्हारा फरवरी डाउन होगा, और जनवरी फरवरी खराब चले गए, मार्च तुम्हें मार डालेगा, याद रखना, मार डालेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो, तुम्हें लगेगा कॉन्फिडेंस से बाहर हूं, अगली नई वैकेंसी में तैयार हो जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था कि जनवरी को प्रोडक्टिव बनाना, और अभी गई नहीं है जनवरी, ये लास्ट 6-7 दिन 8 दिन बचे, इनको इतना अच्छा प्रोडक्टिव बनाओ, एक अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ो, फरवरी तुम्हें बहुत एनर्जेटिक लगेगी। यही तो टाइम मैनेजमेंट की कहानी है। तुम हर दिन बर्बाद कर देते हो, वो अगला दिन भी तुम्हारी बर्बाद की कहानी लिखा जाती है। आज का दिन तुमने खराब कर दिया, आज की नाइट खराब कर दी, कल का दिन तुम्हारा खराब होगा, तय मान के चलिएगा। जीवन में टाइम मैनेजमेंट वो घूमता है, ये सर्किल है। तो कोशिश कीजिए, जीवन एक एल्गोरिदम में, इसलिए एल्गोरिदम इसलिए आपकी की गलतियां तुम्हारे सामने बार बार आएंगी, तो गलतियों से बचना है। तो टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है, सुनिएगा मेरी 3 बातें। दिन को विभाजित कीजिए, आपको दिन को 3 भागों में कम से कम विभाजित कीजिए, आप 4 में विभाजित कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बोला है, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि जनवरी की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जनवरी में आपको बहुत अच्छी चीजें करनी थी, गलतियां बहुत कम करनी थी, वो आपको कॉन्फिडेंट बना देता। अब आपको क्या करना है, शुरुआत दिन को 3 या 4 टाइम टेबल बनाना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है कि आपको 12 PM से पहले, जैसे आप मान लीजिए आप 6 से 12 के बीच में, 5 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में, 8 से 12, 8 तो मैं गलत मानूंगा, ये 3 के बीच में आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 घंटे आप निकाल लीजिए, और इसको आप ग्रीन घंटे बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? ग्रीन, जिसको आप फॉलो करना है, मेरे अकॉर्डिंग इसको ग्रीन मानेंगे आप। ग्रीन वो टाइम है जो जहां आपको वो सबसे हार्ड टॉपिक, जो आपके सबसे सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, वो ये घंटे यही आपकी जिंदगी के। इनमें से आप 4 से 5 घंटे निकालिए, सुबह के टाइम में कहीं भी बिताइए, बट ये सबसे प्रोडक्टिव बनाइए इन घंटों को। यदि ये 5 घंटे आपके प्रोडक्टिव बन गए ना, आपका पूरा दिन गजब का बन जाएगा। और मैं कह रहा हूं 5 महीने इसको फॉलो कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर आप जैसे 12 बजे के बाद, फिर 12 से जो 4 का टाइम है ना, वो एक प्रकार से येलो टाइम होता है। येलो टाइम का मतलब होता है 12 से 4 PM, मतलब इस टाइम में आप में उतनी ऊर्जा नहीं रहती है, तो इस समय आपको PYQ हल कर सकते हैं। इस समय आप
थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। इस समय आप अपने नोट्सों को संक्षिप्त, वैसे मैं कभी समर्थक नहीं हूं कि बच्चे कहते हैं नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने, मैं कभी नहीं कहता कि नोट्स बनाने चाहिए। मैं कहता हूं कि आप क्वालिटी टाइम क्यों लिखने में बिता रहे हो? आप जो किताब है उसी को अंडरलाइन कीजिए, उसी में लाइन को काट दीजिए, उसी में। मैं तो हमेशा लिख लिख के ऐसे अंडरलाइन कर करके बनाता था, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं। तो ये आपका नजरिया है, और जब समय कम हो तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, उसी में आप अपने शब्दों में लिख लिख के चीज़ों को संक्षिप्त कर दीजिए। तो 12 से 4 के टाइम को येलो टाइम जो है, इसमें आप चीज़ों को संक्षिप्त कर सकते हैं। पीवाईक्यू हल करने का बढ़िया टाइम है ये, जिसमें आप में इतनी एनर्जी नहीं होती, बट पीवाईक्यू जो है उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती है, इसलिए मैंने हमेशा इस रूप में यूज किया, देख लीजिएगा। फिर आप जैसे 4 बजे से लेके 8 बजे का जो टाइम है, इसको आप एक प्रकार से रेड जोन वाला टाइम होता है, ये शाम को का टाइम होता है। इस टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 या 2 घंटे डिस्कशन करना चाहिए। कोई दोस्त को आपको टारगेट देना चाहिए कि टॉपिक तुम मुझे पढ़ाओगे, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। या उस समय आप जो है कोई भी ऐसा इजी जो बड़ा रुचिकर विषय है उसको आप इस समय पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इस समय आप थक चुके होते हैं और आपका माइंड नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो रिवाइज की हुई चीज़ों को इस समय दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, तो रिवीजन वाला टाइम ये मैं बोल सकता हूँ, और डिस्कशन का टाइम इसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद आपका 8 से 11 के रात को 8 से 11 के बीच का समय ये वापस से ग्रीन टाइम बन जाता है, ठीक है ना। या 9 से 11 के बीच में 2 घंटे रात को फिर से आप एक अच्छे विषय के लिए निकालिए। इस प्रकार से 3 से 4 कैटेगरी में यदि आप पूरे दिन को विभाजित करते हैं और डेली आप आत्म मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े से बड़े सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक फार्मूला जो एक यूनिवर्सिटी के अध्ययन के बेस पे भी है, और स्पेशली मैंने बहुत इसको फॉलो किया था। मैंने डायरी में कहीं एक लेख पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फॉलो किया था मेरे रिसर्च टाइम में। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम को सबसे अधिक प्रोडक्टिव बनाना, एक सर घंटे के आधार पे पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। मेरे अकॉर्डिंग आपको संतुष्टि क्या मिलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मुझे टॉपिक कवर करना है, मुझे उससे खुशी मिलती है, या मुझे लगता है कि मैं 2-2 घंटे के स्लॉट बना लूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है। ये किसी से नहीं पूछना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तय कीजिए कि मेरे लिए क्या बेटर है। और नोट्स का मैंने बता दिया है। ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आप ये 2-3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आज के 2 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब थे मेरे, और अब बाकी आपके सवाल बता सकते हैं मुझे। अगर पॉसिबल तो ऐप में टेस्ट दोनों लैंग्वेज में ऐड करें प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है। शिवम, वैसे तो हम साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनको सब मैं इंग्लिश बाइलिंगुअल डलवाता हूँ। आप जीके वाले टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं क्या? स्कूल मैनेजमेंट की बुक निकाल दी ना रचना जी, आज आ गई मार्केट में। स्कूल मैनेजमेंट की बुक आ गई है अपनी। ओम जी सरोदर सिंह, रोममेट नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, जो नहीं है उस पर शिकायत नहीं करना, जो आपके पास है कोई बात नहीं, मैं अकेला पढ़ाऊँ। बट मैंने डिस्कशन के लिए अपने एक दोस्त को चुना है, तो डिस्कशन बेस्ट ऑप्शन है जिंदगी में कम समय में बेहतर चीज़ें रिवाइज करने का। थर्ड के लिए साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे रीट के बाद। पीजीबी प्रोग्राम भी एक बार थर्ड ग्रेड वाला हमने पोस्टपोन कर दिया रीट परी की वजह से, उसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे। पेपर कैसे निकालें? देखो, पेपर निकालने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका तो होता है कि आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करो, और फिर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेवेंट वो पर्सन को देखें आप, ठीक है ना। या आपको पीवाईक्यू बेस अच्छी कोई किताब मिलती है, क्योंकि किताबों में गलतियां बहुत मिलती हैं गाइडों में, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट ये देखिए कि टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू पढ़ें, जिससे आपको उस टॉपिक का एक मानचित्रण बनेगा कि दिमाग में कि यार ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और सेकंड रिवीजन में उसमें से अनावश्यक चीज़ों को हटा दें और आवश्यक चीज़ों को रख लें। सीडीपी वाले टेस्ट क्या? साइकोलॉजी में तो सब में इंग्लिश हो गया ना, सब में डालते हैं रीड। ये जो फ्री टेस्ट सीरीज वाले क्या, फ्री टेस्ट सीरीज वाले में साथ इंग्लिश वर्ड नहीं डाले होंगे, बाकी तो साइकोलॉजी वाले में सब में आते हैं, बाइलिंगुअल आते हैं। तो रेट क्वालिफिकेशन तो यूं ही हो जाएगी। आप रेट को बहुत ज़्यादा हावी मत करो। मैंने कहा कि जैसे मैं अभी एनसीईआरटी वाली साइकोलॉजी वाली करवा रहा हूँ, वो ढंग से समझ लीजिएगा आप, उसी से हो जाएगी। एक रेट का छोटा सा हम क्रेश कोर्स भी जयपुर में लाइव स्टार्ट करेंगे 20-25 घंटे का, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को देख लो। ऐसा भी हमारा प्लान है साइकोलॉजी सीडीपी को लेकर। तो और एक टीचिंग मेथड को लेकर मैं 5 से 6 घंटे की क्लास ले लूंगा एग्जाम से पहले पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, उसमें समझा दूंगा कि टीचिंग मेथड में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और इन चीज़ों को आपको तैयार करना है। ये मेरा प्रयास रहेगा। अपनी एजुकेशन ऐप पे हम उसके क्वेश्चंस भी डाल देंगे पीवाईक्यू बेस मेथड्स के, जहाँ से अमूमन प्रश्न आते हैं। ये कोशिश रहेगा। भय लग रहा है, भय को दूर करने का एक ही तरीका है, एक्शन लो। चीज़ों को व्यवस्थित बनाओगे तो भय नहीं लगेगा। आप चीज़ों को अव्यवस्थित रखोगे तो भय और हावी होता जाएगा। चीज़ों को तोड़ना सीखिए, ठीक है ना। तोड़ना सीखिए, चीज़ों को बढ़ाइए मत, चीज़ों को चर्चा मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अपनी शिकायतें मत कीजिए, लोगों को अपने संघर्ष के बारे में मत बताइए। कोई आपके संघर्ष में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक आप बड़े नहीं बनोगे, समझ गए ना आप। तो लोगों के साथ ज़्यादा ये अपने संघर्ष दुख भरी कहानियां मत शेयर करो। एक्शन लो, चीज़ों को बेहतर करो, टुकड़ों में तोड़ो, फिर अपने आप को बेटर बनाने के लिए पूरी ऊर्जा झोंक दो। यही जीवन का सार है और कुछ नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जो सच में गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करता है, उस बच्चे को बाकी चीज़ों से अपने आप को सच में अलग कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। टेंशन तनाव से कुछ नहीं होने वाला। मस्ती के मूड में जो पढ़ाई होगी ना, वही काम आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। तुम 18 घंटे 17 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े रहो, सिलेक्शन नहीं होगा। डिप्रेशन हावी करके सिलेक्शन नहीं होगा। हंसना सीखो, मुस्कुराते हुए पढ़ो, मतलब मस्ती करते हुए पढ़ो, ठीक है। चीज़ों को टुकड़ों में विभाजित करते हुए पढ़ो, विश्लेषण करो चीज़ों का। ये चीज़ें मैंने जो बोली है ना, इनको फॉलो कीजिए आप क्या है कि एक अजीब जिंदगी जी रहे हो, आप एक भीड़ भरी जिंदगी जी रहे हो यार। वो उस कोचिंग में भाग रहा है, वो उसकी टेस्ट सीरीज ले रहा है, वो भाग रहे हैं, मतलब पागलों की तरह तुम भीड़ तंत्र में शामिल हो। उससे हटके सुकून भरी पढ़ाई करना शुरू कीजिए।
सुकून भरे टॉपिक्स को डिवाइड करना सुकून के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह सुजा के बैठे हो, तनाव लेके बैठे हो, चीजें हो जाएंगी, नहीं होने वाला। आज के टाइम में सबसे अधिक सिलेक्शन आप देखना नीट, आईआईटी, आपके ग्रेड, इनमें सब में उन बच्चों को ज्यादा हो रहा है जो बड़े हंसी के माहौल में चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि आप चीजों को डिप्रेस्ड फील करके आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा लाइफ में चिल करते हुए पढ़ो, मजा आएगा। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से बता दूंगा, टेंशन मत लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो मत, आपको मैं पढ़ा दूंगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। बाल कल्याण शैक्षिक योजनाएं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस 5-7 योजनाएं पढ़नी है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। एनईपी हो जाएगा, 2% एनईपी हो जाएंगे, बाल कल्याण, ये सब चीजें मैं करवा दूंगा। जो अपनी रीट वाली प्री एनसीईआरटी टेस्ट चल रही है उसमें सब चीजें समझा दूंगा। साइकोलॉजी को लेकर आपको प्रॉब्लम, रीट वाले बच्चों को टेंशन मत लो। आपका जो सबसे कमजोर पार्ट है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, सब्जेक्ट है, उनको अच्छे से पढ़ लो, बाकी चीजें हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि सर हम पढ़ाई करते हैं बट बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट रैंक को लेकर आश्वस्त नहीं है। आप कभी भी किसी भी बड़े स्टार की कहानी पढ़िएगा, जरूरी नहीं है कि वो फिल्म स्टार हो, वो बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, बहुत अच्छा गायकार हो सकता है, बहुत अच्छा तबला वादक हो सकता है, बहुत अच्छा कोई भी चीज़, बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात देखना, एक जीवन की, पूरे जीवन की स्टडी करेंगे तो वहाँ एक चीज़ निकल के आएगी। जैसे आप लोग कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं कि मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना है, यूपीएससी आरपीएससी क्रिक करना है, आप रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग एक बेसिक चीज़ है जिसकी शुरुआत आपको करनी पड़ती है, और जब रीडिंग आप करते हैं तो बहुत रिलैक्स होकर पहले लेवल पे आप करते हैं, बहुत बोझ के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि जबरदस्ती जो है वो आपके आनंद को छीन लेती है। जबरदस्ती यदि आपको जन्नत में भी भेज दिया जाए ना, तो वो जन्नत भी आपको बड़ा बुरा लगने लग जाएगा। तो रीडिंग का सिंपल सा नियम है कि आप इसको रिलैक्स होकर, सहज होकर करो। और पहले रूप में जब रीडिंग करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें याद हो, आप बस एक बार उसको पढ़ लो। तो रीडिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला क्रिया है, बट ये क्रिया कभी आउटकम्स नहीं देगी। आपने नॉर्मली रीडिंग कर लिया, किताब को पढ़ लिया, ये रीडिंग है, बट ये सहज भाव से होना चाहिए। जो मेन काम शुरू होता है वो है रिवीजन। रिवीजन क्या है? जब तक उस चीज को तुम दोहराओगे नहीं। रीडिंग का मतलब तो इतना सा है कि मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो जैसे अपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, एक प्रकार से एक प्लेट के ऊपर आप दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, इस प्रकार से तुम ये प्लेटें ऊपर रखते जा रहे हो। ये तो एक प्रकार से रीडिंग है, समझ रहे हैं आप? अब आपने प्लेटें तो रख दी, लेकिन प्लेटों का आपको कैसे पता चलेगा कौन सी प्लेट कहां पे है, किस प्लेट में क्या चीजें हैं? क्योंकि रीडिंग से ये चीजें नहीं होंगी, बस आपने उन चीजों को पढ़ा है और ऊपर एक के ऊपर रखते गए। यानी यहां से यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सर 2-3 बार रीडिंग कर ली है, क्या एक बार रीडिंग कर ली है सर, 2 बार रीडिंग कर ली है, क्या आउटकम्स आ जाएंगे, मेरे प्रश्न सभी के सभी सही हो जाएंगे, मेरे डाउट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको दूसरी चीज करनी पड़ती है, रिवीजन। अब जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप पूरा बड़ा बॉक्स बनाएंगे। बड़े बॉक्स का मतलब आपको पता चलेगा कि ये इस कलर की प्लेटें इधर हैं, इस कलर की प्लेटें इधर हैं, इस कलर की प्लेटें इधर हैं। मतलब पूरा वर्गीकरण आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। ये करता है रिवीजन, उन प्लेटों को अलग अलग कर देगा। अब इस रिवीजन का दूसरा फायदा क्या होता है? आप में से कई बार कहते हैं सर ऐसे प्रश्न होते हैं जब हमें लगता है कि ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन तभी होता है जब लेक ऑफ रिवीजन का अभाव होता है। लेक ऑफ रिवीजन होगा तो कंफ्यूजन पैदा होता है। यदि रिवीजन बहुत गजब का है, रीडिंग में कह रहा हूं, रीडिंग तो आपने कर ली, लेकिन रिवीजन नहीं होगा तो कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो रिवीजन आपने कर लिया तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सिद्धांत का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप थॉर्नडाइक भी पढ़ रहे हैं, पावलो भी पढ़ रहे हैं, स्किनर भी पढ़ रहे हैं। यदि आपने 3 या 4 बार उनको रिपीट कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा, चारों को अलग अलग कर दोगे आप कि देखो यहाँ समानता है, यहाँ विभिन्नता है, स्किनर यहाँ पे डिफरेंट है, पावलो यहाँ पे डिफरेंट है, थॉर्नडाइक यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब एकदम दिमाग में पूरा वर्गीकरण हो जाता है। कंपैरेटिव स्टडी जो है उसको मजबूत बनाता है, और कंपैरेटिव स्टडी आपको कभी भूलने नहीं देती है, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो दूर कर देती है। इसलिए रीडिंग से ज्यादा इफेक्टिव जो चीज है वो क्या है? रिवीजन है। फिर रिवीजन के बाद उस चीज क्या आएगी, समझ रहे हैं यहां तक? अरिजीत सिंह इंडियन आइडियल में असफल हुआ, उसको निकाल दिया गया। इसका मतलब वो टैलेंटेड था कि नहीं था, वो मुद्दा छोड़िए आप। लेक ऑफ रिवीजन का भाव। उस समय जो उनके पास टैलेंट था, उन्होंने रीड बहुत किया, ठीक है, बट उतना रिवीजन नहीं कर पाए जो ऊपरी लेवल का चाहिए था। आज जब अरिजीत सिंह को आप देखते हो तो उनका रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस आपको ऐसा लगती है रोम रोम में दिखाई देती है। वो कहीं भी खड़े होकर कर देंगे, कुछ भी बोल दोगे, वो गा देंगे और आप एकदम से खो जाओगे। ये रिवीजन और प्रैक्टिस का कमाल है, याद रखना। केवल रीडिंग का कमाल नहीं है। रीडिंग कोई में टैलेंटेड हो सकता है, जब तक तुम उस संगीत को रियाज नहीं करोगे, अपने दिल दिमाग में नहीं उतारोगे, तब तक परिणाम नहीं आएगा। तो वही पढ़ाई है, जब तक तुम इसको अलग अलग नहीं करोगे। ये प्लेटें तुमने अलग अलग कर दी, आपका कंपैरेटिव हो रहा है कि ये चीज इससे डिफरेंट है, ये चीज ऐसे डिफरेंट है, ये चीज यहां रखी हुई है। ये कंप्लीटली वर्गीकरण जो करता है वो रिवीजन करता है। उसके बाद मैं तीसरा वर्ड ले रहा हूं, रिव्यू। रिव्यू का मतलब यदि आपको ये लगता है रिवीजन के दौरान कि ये चीज मुझे लग रहा है कि इसमें ये चीजें और होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर आप अपने खुद के एक नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। आप कंपैरेटिव दोनों को जोड़ सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ये होता है रिव्यू। कोई चीज नए पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यहां 1-2 चीज हमें और ऐड करनी चाहिए। ये रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो चीज सही है। जैसे भी कोई संगीतकार, कोई गायकार है, सिंगर है, वो जब अपना प्रेजेंटेशन देता है तो वहां जो जज बैठे होते हैं उसे कहते हैं आपका ये चीज बहुत बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा यहां आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, यहां थोड़ा सा आप और करिए, फिर आप बेहतरीन बनेंगे। तो जिंदगी में हमेशा हमें दूसरे लोगों की बातों को सहमति दे देनी
चाहिए जो हमें लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो आप रिव्यू करिए कि मुझे किन चीजों को ऐड करना है फिलहाल, और रिव्यू किससे होगा, जब आप PYQ करेंगे। अब यहां मैं चीजें ऐड करता जा रहा हूं। PYQ रिवीजन के साथ क्या चलेगा, PYQ चलेगा, और रिवीजन और PYQ से क्या करोगे, आप रिव्यू करोगे, उन चीजों में नई चीजें जोड़ेंगे और कुछ चीजें आप हटा भी सकते हैं। यानी रिवीजन के साथ रिव्यू होना बहुत जरूरी है यदि आप सच में रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट परिणाम होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है ये चीजें आपने कर ली, रीडिंग कर लिया, रिवीजन कर लिया, रिव्यू कर लिया PYQ के साथ। अब आपको उस चीज की इतनी गजब की प्रैक्टिस करनी है कि कोई आपसे कहे कि ग्रीन कलर वाली प्लेट किस खाने में कहां रखी गई है, और आपको आंख खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो तुरंत गए और आपने निकाल लिया। हम होता ना, हमारे किचन में महिलाएं होती हैं, उनको पता होता है कौन सा बर्तन कहां रखा हुआ है। यदि मान लीजिए मैं किचन में जाऊं और मुझे पूछा जाए कि वो गिलास लेके आना, तो मैं पहले देखूंगा, ठीक है, कई देर लगेगी, 10 से 15 मिनट तो मुझे ढूंढने में लग जाएंगे, और उसके बाद मैं प्रॉपर वो गिलास लेके नहीं आऊंगा, ये तय है। समझ रहे हैं आप। और जिस महिला को पता है, यानी जिसकी प्रैक्टिस इतनी गजब की है, वो यूं ही हाथ डालती है और वही गिलास हाथ में आता है। ये किसका कमाल होता है, ये प्रैक्टिस का कमाल होता है। आपके घर में एक अलमारी है, ठीक है, आपने कपड़ों को लाके रख दिया। रख देना एक प्रकार से आर है, जैसे आप पढ़ते हैं। रिवीजन, आपने उन कपड़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया कि ये कपड़े इस अलमारी में रहेंगे, ये कपड़े इस अलमारी में रहेंगे। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड करना क्या है, रिवाइज है। रिव्यू का मतलब है जो कपड़ा उनके मैचिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, उस कपड़े को थोड़ा हटा दीजिए, वहां उस इक्वल लेवल की चीजों को आप रखेंगे। और प्रैक्टिस का मतलब है कि आप उन कपड़ों के ऊपर इतना वर्क करते हैं, उन कपड़ों को इतनी बार आप देखते हैं कि आप जब भी किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप तुरंत वही अलमारी खोलेंगे और उसमें से यूं निकालेंगे, और आपको पता होगा कि 3 नंबर का जो जैकेट है वो मुझे पहनना है। सिंपल सी बात है। पढ़ाई में आप अपने दैनिक जीवन की चीजों को लेके आइए। पढ़ाई इतना बोझिल कार्य नहीं है। ये जो आज आपके रैंक नहीं आ रही है, या बहुत आउटकम्स आपके नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसका निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि इन चीजों का अभाव है। तो इनको बहुत अच्छे से यदि आप करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लाइफ में सिलेक्शन में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राथमिक क्रिया है, बट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना रिवीजन, कितनी प्रैक्टिस और कितना रिव्यू करते हो उन चीजों का। यदि इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं, आप केवल रैंक के ऊपर ही लीड करेंगे, और दूसरी, चौथी, पांचवी रैंक के ऊपर आप लीड कर जाएंगे यदि पढ़ाई का ये पार्ट बन जाता है कंप्लीटली। वीडियो देखना बड़ा आसान होगा, बट इसको अप्लाई करना सबसे मुश्किल होगा। तो थैंक यू।